तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अगले साल यहाँ पर होने वाले लोकसभा चुनाव, जिसकी तैयारी कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने सहयोगी संगठनों के साथ करनी शुरू कर दी है। और इससे पहले यहाँ पर 5 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि अगले साल जो चुनाव होंगे लोकसभा के, वो पूरे देश में होंगे। लोकसभा के चुनाव जो मई महीने में हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में और ज़्यादा चुनाव है, और वो भी इस साल के एंड में होने वाले हैं, जिसकी जो तारीख है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी। यानी कि यहाँ पर जो आचार संहिता है वो लग गई है, जहाँ पर जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में होंगे, राजस्थान में होंगे, तेलंगाना में होंगे, मिज़ोरम में होंगे और छत्तीसगढ़ में होंगे। जहाँ पर इन 4 राज्यों में तो चुनाव एक ही चरण में होगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर जो चुनाव होंगे वो 2 चरणों में होंगे। एक है 7 नवंबर और दूसरी तारीख है 17 नवंबर में। और इसकी वजह यह है कि जो छत्तीसगढ़ है वो नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता है, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंस रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्शन है वो 2 राउंड में किए जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो रिजल्ट के नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को आ जाएंगे। और आपके सामने ये रही लिस्ट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी तारीख में किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो दबाव आने वाला है वो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर आने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो जो बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी वजह से वो लगातार चुनाव जीतती है, वो है मोदी जी का चेहरा। यहाँ पर हर चुनाव में मोदी जी का चेहरा सामने आ जाता है, और बीजेपी इसके दम पर यहाँ पर जो चुनाव है वो जीत जाती है। आपने देखा होगा ना कि कई सारे जो राज्य है वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी वोट मांगती है वो मोदी जी के चेहरे पर मांगती है। चाहे वो यूपी का जो चुनाव 2017 में हुआ था, उसमें चुनाव बाद ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो दूसरे राज्य जहाँ पर चुनाव लड़ती है, वहाँ पर मोदी जी का चेहरा जो है वो आगे रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है वो यहाँ पर अक्सर ऐसा करती है कि जो स्टेट की जो लीडरशिप है उसको यहाँ पर सारी चीज़ जिम्मेदारियाँ हैं वो दे देती है। और इसी चीज़ को देखते हुए पिछले बार जो इलेक्शन हुए थे कई राज्यों में, उसमें से जो 2 राज्य मेन है, कर्नाटक का चुनाव जो हुआ था वो कांग्रेस जीत गई, और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ था अभी रिसेंटली, वहाँ पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो बीजेपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मामला है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस है उसकी छवि लगातार सुधरती जा रही है। यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं, और जो ग्राउंड लेवल पर जो काम है वो कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कभी कूलियों से मिलते हैं, कभी चॉकलेट बनाने वाली महिलाओं से मिलते हैं, तो कभी कारपेंटर से मिलते हैं, कभी मैकेनिक से मिलते हैं, तो कभी जो मंडी है वहाँ पर चले जाते हैं और मज़दूरों से बात करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर अपनी छवि के अलावा जो पार्टी है उसकी छवि भी यहाँ पर चमका रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो कांग्रेस है उसके लिए कहीं ना कहीं पर तो सिरदर्दी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं वो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें जो बीजेपी है वो ये चाहती है कि यहाँ पर कम से कम 3 राज्यों में तो उसकी जो सरकार है वो बन जाए। जैसे कि राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पर जो ट्रैक्शन चलता है वो एक बार कांग्रेस का तो एक बार बीजेपी का चलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मामला है वो ये चाहता है कि भाई यहाँ पर जो राजस्थान है वो जीत जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में वो कोशिश करेंगे कि वहाँ जीत जाए। तेलंगाना में भी उनकी ज़्यादा कोशिश होगी कि वहाँ पर जीत जाए, ताकि जो साउथ इंडिया है उसको यहाँ पर टैप किया जा सके, क्योंकि साउथ इंडिया में अभी जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो तेलंगाना वहाँ पर ये मौका हो सकता है बीजेपी के लिए, ताकि वो अपने यहाँ पर जो एक्सपेंशन है पार्टी का वो कर सके। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे कर्नाटक का हार गई जो मेन था, और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है वो वहाँ पर हार गई। तो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है कि वो जो मोदी जी की जो छवि है वो यहाँ पर मेंटेन कर सके, कि भाई यहाँ पर जो मोदी जी है वो एक अविजित, जिसको बोलते हैं ना कि जिसको हराया नहीं जा सकता, इस तरह के जो इलेक्शन के जो प्लेयर है वो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर मामला ही सारा उल्टा पड़ रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, बीजेपी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेल रही है। और इस बार जो मामला चल रहा है वो बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो इंडिया नाम से एक साथ आ गई है। जिससे क्या होगा, जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं जो मोदी जी की नीतियों में विश्वास नहीं करती है और उनके जो विचार है उनसे इत्तेफाक नहीं रखती है, तो वो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में आ गई है। और इसमें जो करेंटली पार्टियां हैं वो लगभग अभी 28 पार्टियां हैं। शुरू में इसमें 18 पार्टियां थी, फिर 26 हुई, और अब इसमें 28 पार्टियां। और हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें या तो कम भी हो सकती है या बढ़ भी सकती है, कुछ नहीं पता इसमें। तो इस वजह से यहाँ पर जो बीजेपी है काफ़ी ज़्यादा दबाव झेल रही है भाई इस बार। और इसके लिए यहाँ पर जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कम से कम 3 में जीत तो दर्ज करनी ही करनी है। जिसमें जो मामला छत्तीसगढ़ का चल रहा है, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जो शासन है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर रहा है, और जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
खुश भी नज़र आते हैं। और पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोनों की जो पार्टियां हैं उन दोनों के बीच में जो सीट का जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इतने ज़्यादा डिफरेंस को पाटना अभी के लिए बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इनके लिए काफ़ी बड़ा सिरदर्द भी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में जो मामला चलता है वो कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का चलता है। और इस बार जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, तो कायदे से तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मामला भी थोड़ा सा टक्कर का है। लेकिन यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई सारे धड़े हो रहे हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान का अलग ही धड़ा चल रहा है। इसके अलावा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो पहले कांग्रेस में होते थे लेकिन अपने साथ कई सारे विधायक को वो तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो उनका भी एक अलग धड़ा चलता है। और वहाँ पर कई सारी गुटबाजी भी है, जिसकी वजह से जो बीजेपी है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी है यानी कि सत्ता विरोधी लहर है वो भी काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और हो सकता है कि जो बीजेपी है वो इस बार का जो मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन है वो हार जाए। वैसे देखा जाए तो पिछली बार भी हार गए थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन लोटस था वो यहाँ पर अंजाम दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी तरफ किया गया और 22 विधायक कांग्रेस के तोड़ दिए, उनकी सरकार गिर गई। कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से उनको यहाँ पर रिज़ाइन देना पड़ा और उसके बाद यहाँ पर फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वापस से बन गए और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उनको यहाँ पर बना दिया एविएशन मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन लोटस किया गया था पिछली बार, और ये चीज़ जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो अभी तक भूले नहीं है। तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है और स्पेशली जो राहुल गांधी है उनके लिए भी यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है उससे यहाँ पर इतनी ज़्यादा तगड़ी चुनौती मिल नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पर भी गुट चल रहे हैं। वसुंधरा राजे को पीछे किया जा रहा है, जबकि जो दूसरे जो नेता हैं उनको भी आगे किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि भाई कि जो वसुंधरा राजे है उनके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ना तो उनकी रैलियों में बुलाया जा रहा है ना ही कुछ किया जा रहा है। और जो दूसरे नेता है अर्जुन सिंह मेघवाल उनको भी यहाँ पर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर भी राजस्थान में गुटबाजी चल रही है और इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और जो वसुंधरा राजे के जो समर्थक है वो यहाँ पर पार्टी से नाराज़ हो सकते हैं, जो यहाँ पर पाला बदलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि राजनीति है भाई। राजनीति में सबसे पहले देखा जाता है अपना हित, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसा ही यहाँ पर बीजेपी के साथ भी हो सकता है। भाई बीजेपी की जो नेता है वो भी कौन से दूध के धुले हैं, सब के सब यहाँ पर जो हित है अपना हित है वो देखते हैं। तो यहाँ पर गुटबाजी चल रही है। वैसे देखा जाए तो गुटबाजी तो कांग्रेस में भी चल रही है, क्योंकि वहाँ पर अशोक गहलोत का एक अलग गुट चलता है, लेकिन जो सचिन पायलट है उनका एक अलग गुट चलता है। लेकिन यहाँ पर पहले इतना ज़्यादा इनके बीच में टेंशन थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो इन दोनों के बीच में जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक कम है और एक दूसरे को जो बयानबाजी करते थे वो अब यहाँ पर कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर उनको पता चल गया है कि जो चुनाव है इसमें यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों नेता काफ़ी ज़्यादा समझदारी से काम ले रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर जो कांग्रेस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ काम कर रही है। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर तो आपको पता ही है कि काफ़ी लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और इसके अलावा पिछला चुनाव भी पार्टी ने जीता था कांग्रेस ने, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है वो अपने नेताओं को संभाल नहीं पाई और उसके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो जाकर बैठ गए बीजेपी के गोद में और साथ में ले गए 22 विधायक भी, जिससे क्या हुआ कमलनाथ की सरकार गिर गई और वहाँ पर फिर से ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने किया और वहाँ पर फिर से बन गए शिवराज सिंह चौहान की सरकार, यानी कि बीजेपी वापस से सत्ता में आ गई चुनाव हारने के बाद भी। तो अगर इन सब राज्यों में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो यहाँ पर जो राहुल गांधी है और जो कांग्रेस है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुश मिल सकता है और जो नरेंद्र मोदी है उसकी छवि को काफ़ी ज़्यादा धक्का लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो यहाँ पर राहुल गांधी को पुश कर सकती है कि यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर एक हीरो की तरह निकल कर सामने आ सकते हैं कि भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा नफरतें, इतनी ज़्यादा जो लकब है वो मिलने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा यात्राएँ करने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा मजदूरों से मिलने के बावजूद भी यहाँ पर वो राहुल गांधी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो राहुल गांधी की जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी इस चीज़ से अगर वो कांग्रेस को जीत मिलती है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट भी हो सकता है। बीजेपी का तो आपको तो पता ही है कि वो सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा करती है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो चुनाव है वो बीजेपी जीत जाए। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो दोनों पार्टी के पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर ये हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है।
और अगर मैं यहाँ पर कांग्रेस की और ज़्यादा बात करूँ तो जो कांग्रेस अगर यहाँ पर इन सब राज्यों में जीत कर सामने आती है तो इसका जो कद है इंडिया गठबंधन में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पर जो बार्गेनिंग चिप है कांग्रेस के लिए काम करेगी, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में यहाँ पर जो गठबंधन की जो सहयोगी पार्टियाँ है वो यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कांग्रेस जीत कर सामने निकल कर आती है तो उसका यहाँ पर कद बढ़ जाएगा और वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांग सकती है, जो कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पर जो कांग्रेस है उसका फ़ायदा बिल्कुल भी उठाएगी अगर वो यहाँ पर जीत कर आती है। लेकिन अगर यार यहाँ पर हार के आती है तो वहाँ पर जो अपनी सहयोगी है उनकी बात माननी पड़ेगी और जो वो यहाँ पर सीट देंगी उनसे यहाँ पर जो कांग्रेस है उसको यहाँ पर अपना गुजारा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कांग्रेस के सामने आ रहेगी। और अगर मैं यहाँ पर रिसेंट फोरकास्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल एनालिसिस है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस बार का जो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और जो क्लीन स्वीप कर दिया था ना और जो फुल मेजॉरिटी अपनी पार्टी के दम पर हासिल कर दी थी उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि इस बार भी यहाँ पर बीजेपी की और उसके सहयोगियों की सरकार बनेगी, लेकिन जितनी सीटें पिछली बार जीती थी 2019 के चुनाव में जीती थी उतनी सीटें यहाँ पर जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो पहले बिहार में एनडीए के पास 39 सीटें थी, लेकिन अब यहाँ पर जो जेडीयू है वो वापस से इंडिया गठबंधन के पास आ गई, जिससे क्या होगा पूरा पूरा जो समीकरण है वो बदल गया है। और इसके अलावा यहाँ पर मामला फंस रहा है पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछली बार कितनी सीटें जीती थी बीजेपी ने, कई सारी जीत ली थी, 40 में से लगभग 38 में लगभग कुछ आधी से ज़्यादा जीत ली थी। लेकिन यहाँ पर इस बार लेफ्ट की पार्टियाँ और जो कांग्रेस है वो ममता बनर्जी के साथ आ गई है। तो इस वजह से यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो सीट है उसको नुकसान भी यहाँ पर बीजेपी को होगा। और इसके अलावा जो कर्नाटक है वहाँ पर भी यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा बीजेपी को। और जो महाराष्ट्र है वहाँ पर भी बीजेपी, शिवसेना और जो एनसीपी है वो साथ मिलकर लड़ने वाली है। और यहाँ पर जो लोगों की जो सिंपैथी है वो यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी पार्टियों के साथ है, ना कि जो कांग्रेस का जो बीजेपी का जो गठबंधन है उसके साथ है। क्योंकि यहाँ पर जो शिवसेना है उसको यहाँ पर धोखा दिया गया था एकनाथ शिंदे के द्वारा और यहाँ पर आधा आधा कर दी थी शिवसेना को। तो यहाँ पर लोगों की जो सिंपैथी है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ में है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो बाला साहेब ठाकरे के रूप में एक जो उद्धव ठाकरे है उसको देखते हैं। तो सारी की सारी जो सिंपैथी के जो वोट है वो यहाँ पर शिवसेना को जाएंगे और इसका जो फायदा है वो कांग्रेस गठबंधन को मिलना ही मिलना है, कांग्रेस को एनसीपी को मिलना ही मिलना है, शरद पवार की एनसीपी। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। तो पावर भले से यहाँ पर बीजेपी के पास हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो तगड़ा नुकसान पहुँचाने वाली है। अब देखते हैं, ये तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन के समय ही पता चलेगी, ये कौन कितना पानी में है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।